फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जी के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, इसमें पहले प्रश्न का पहला खंड है कि किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। वहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में हमें केमेनोफोर में एमएन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ इस केमेनोफोर में कोई आवेश नहीं है केमेनोफोर पे, यानी यहाँ इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर पोटेशियम पोटेशियम पे 1+ होता है। एमएन की ऑक्सीकरण संख्या को आप x मान लेंगे। और देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखेंगे 4, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x का मान +7 आएगा, यानी इन 4 ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है CONH3 का होल 4Cl2 में CO की उपसहसंयुजक संख्या निकालना है। तो देखिए, इस CO से यहाँ NH3 जुड़ा है जो कि एक दंती लिगैंड है, यानी मोनोडेंटेट लिगैंड है, और ये 4 बार है। इसका मतलब 4 उपसहसंयोजी बंध NH3 बनाएगा। क्लोरीन भी एक दंती लिगैंड है और वो 2 बार है, यानी क्लोरीन भी 2 बंध बना लेगा। तो कुल इस प्रकार से कोबाल्ट 6 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या 6 होगी। अगले प्रश्न में दिया है कि इटार्ड अपक्रिया में टॉल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कैसे करते हैं, को किस पदार्थ के द्वारा। तो याद रखिएगा, जब आप टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, इस क्रिया में इटार्ड अपक्रिया में जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो हमारा होता है CrO2Cl2। अगले प्रश्न में यहाँ दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम से फिनॉल से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया है। अब अगर आपको वो अपक्रिया याद नहीं है तो पहले आप उस अपक्रिया को देख लीजिए। यही वो अपक्रिया है। इसमें आप देखिए कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल से क्रिया कराते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ ये एजो वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब किसी भी यौगिक में ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे यौगिकों को हम एजो यौगिक कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही है। अब अगला दिया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। सभी को मालूम है कि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है किसी विलयन की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करना है, और साथ ही साथ इनके मान तापक्रम में बदलाव से कैसे बदलते हैं ये बताना है। तो देखिए, अगर आपको मोलरता निकालनी होती है तो हम किसी भी विलयन का यहाँ 1 लीटर लेते हैं, और उस 1 लीटर में हम उस विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तब मोलरता निकलती है। जबकि मोललता निकालने के लिए हम विलायक का 1 किलोग्राम लेते हैं, यानी यहाँ पर विलायक हमारा 1 किलोग्राम होगा और उसमें भी हम विलेय का 1 मोल घोलेंगे, तब विलयन की यह मोललता कहलाती है। ठीक है, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। इसका मात्रक अगर बात करेंगे मोलरता का तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, जबकि मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम करके। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आता है कि ताप के द्वारा प्रभावित होने की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता का मान घटेगा, जबकि मोललता पर कभी भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, यही चीज़ आपको यहाँ लिख करके बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा को लिखा गया कि ये 1 लीटर विलयन की बात करता है, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में है। दोनों का देखिए मात्रक अलग अलग है। इसको आप कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से। और ये देखिए, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता का मान घटेगा, जबकि मोललता यहाँ पर ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर जो मोलरता लिखा हुआ है आप इसको मोललता समझ करके ही लिखेंगे। ठीक है, ये मोललता है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है कि पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करना है, और साथ ही साथ परमैंगनेट आयन की संरचना भी बनानी है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पायरोल्यूसाइड, यानी क्या है, पायरोल्यूसाइड एक अयस्क होता है जिसको हम MnO2 से लिखते हैं। अब इससे अगर पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो याद रखिएगा, पहले हम पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप MnO2 को यहाँ पर KOH से क्रिया करा दीजिएगा। जब आप KOH से क्रिया कराएंगे तो MnO2 यानी पायरोल्यूसाइड जब KOH से क्रिया करता है तो सबसे पहले यहाँ जल मुक्त होता है। जल मुक्त होने का मतलब है कि आपको यहाँ हाइड्रोजन 2 चाहिए होगा, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास जितनी चीज़ें बच गई हैं वो लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 पोटेशियम बच गया है तो आप यहाँ लिखेंगे K2,
Mn आपके पास एक बच गया है, तो आप यहाँ लिखेंगे Mn। और साथ ही साथ ऑक्सीजन देखिए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ था, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, जिसमें से 1 ऑक्सीजन जल के साथ चला गया है। अभी भी 3 ऑक्सीजन हमारे पास बचे हैं, तो यहाँ पर बनेगा K2MnO3, जिसको हम पोटेशियम मैग्नाइट कहते हैं। जब आपको पोटेशियम मैग्नाइट मिल जाए, ये देखिए K2MnO3 मिल गया, तो आप इसको डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए। अब ऑक्सीजन को वैसे तो हम लिखते हैं O2 करके, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर K2MnO3 है और उसको पोटेशियम मैग्नेट में बदलना है, तो हमको केवल एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी यहाँ लिखेंगे K2MnO4। अब आप ये देखिए कि K2MnO3 को K2MnO4 में बदलने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ हमने ऑक्सीजन को डबल भेजा है। तो ऑक्सीजन चूँकि हमने डबल क्वांटिटी में भेज दिया है, इसलिए K2MnO3 के 2 अणु लगेंगे और यहाँ पर K2MnO4 भी 2 बार बनेगा। अगर आप इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस चीज़ को दूसरी तरीके से समझिए कि यहाँ पर जब मेरे पास K2MnO3 था और मैंने यहाँ पर इससे रिएक्शन करने के लिए O2 भेज दिया, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन भेज दिया, तो ये एक K2MnO3 एक ऑक्सीजन ले करके बना लेगा K2MnO4। अब O2 के इस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए एक और अणु की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर K2MnO3 का एक और अणु आएगा और वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके यहाँ बना लेगा K2MnO4। इसका मतलब K2MnO3 के कुल कितने अणु लग जाएंगे? 2 अणु लगेंगे, और ये O2 है और आपको K2MnO4 के भी 2 अणु मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, इस समीकरण में यही बताया है कि देखिए जो पायरोलिसाइड जिसका सूत्र MnO2 होता है, उससे पहले हम पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। कैसे? ये देखिए MnO2 को जब हमने KOH से क्रिया कराया तो पहले पोटेशियम मैग्नाइट बना, और बाद में उसी पोटेशियम मैग्नाइट को हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा करके पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। अब जब पोटेशियम मैग्नेट बन गया है, तो पोटेशियम मैग्नेट को हम पोटेशियम परमैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। कैसे? 2 तरीके होते हैं, आइए दोनों तरीकों को आपको बताते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर जो आपने पोटेशियम मैग्नेट लिया है, जो सूत्र है K2MnO4, इससे अगर आपको पोटेशियम परमैग्नेट बनाना है KMnO4, तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ से केवल एक पोटेशियम कम करना है। देखिए यहाँ पे 2 पोटेशियम है और जबकि यहाँ एक है, इसका मतलब हम एक पोटेशियम निकालेंगे तो इसको हम Cl2 से क्रिया करा देंगे। देखिए Cl2 से क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पर इस K2 में से केवल एक ही पोटेशियम को अलग कर सकते हैं, तो वो एक पोटेशियम एक Cl से रिएक्शन करके एक KCl बना लेगा, लेकिन यहाँ एक Cl अभी भी बचा है। तो इससे रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ K2MnO4 का एक और अणु भेजेंगे, उसमें से भी इन 2 पोटेशियम में से कोई एक पोटेशियम निकलेगा, वो एक Cl से क्रिया करके KCl बना लेगा। और जब ऐसा कर लेगा तो आप बताइए अब यहाँ क्या बचा है? चूँकि इसका एक पोटेशियम Cl के साथ चला गया, तो ये KMnO4 बना लिया, और यहाँ से भी एक पोटेशियम जा चुका है, तो यहाँ पर भी KMnO4 बना, यानी KMnO4 के कितने अणु बनेंगे? 2। तो देखिए इस अपक्रिया में K2MnO4 के 2 अणु लगे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 अणु दिखाया गया है। फिर Cl2 ये है, तो देखिए Cl2 दिखाया गया है। KMnO4 कितनी बार बना है? 2 बार। और साथ ही साथ आपका KCl कितनी बार बनेगा? 2 बार, वो लिखा हुआ है। अगर आप क्लोरीन से क्रिया नहीं कराना चाहते हैं, ऑप्शन बदलना चाहते हैं, तो आपको K2MnO4 जो है, जिसके 2 अणु पिछली बार खर्च हुए थे, वही 2 अणु देखिए हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। ये देखिए K2MnO4, ये देखिए एक अणु ये हो गया K2MnO4 का, एक अणु ये हो गया। अब जब आप इसको जल में घोल के, जल का मतलब होता है H2O, यहाँ पे H और OH करके लिखेंगे, और ओजोन से क्रिया कराएंगे। ओजोन को मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ O और O2 करके, ठीक है। अब इस क्रिया में ये जो ऑक्सीजन है, वो इस हाइड्रोजन के पास जाके ये भी OH बना लेता है। तो अभी आपके पास अगर ध्यान दो तो OH कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर हर K2MnO4 का जो एक K है, वो एक OH से क्रिया करके KOH बनाएगा। यहाँ से भी एक K निकलेगा, एक OH से क्रिया करके KOH बनाएगा। तो KOH कितनी बार बना? यहाँ देखिए लिखा हुआ 2 KOH बना है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर O2 गैस भी जो है वो मुक्त हो जाएगी, ये मुक्त हो गया। और अब मेरे पास बचा क्या है? अब मेरे पास यहाँ बचा है KMnO4, और यहाँ भी बचा है KMnO4, यानी 2 बार KMnO4 बनेगा। तो देखिए इस क्रिया में 2 बार KMnO4 बन रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जब पोटेशियम परमैग्नेट बन गया है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वहाँ दिया उपसहसंयोजी यौगिकों में आयनन समावयवता और बंधनी समावयवता को उदाहरण से समझाना है। तो देखिए आयनन समावयवता क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 संकर यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र एक जैसा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है CONH3 का होल 5, और यहाँ पर लिखा है Cl, और यहाँ पर हमारा सह आयन SO4 है।
और वहीं दूसरा यौगिक जो है यहाँ पे देखिए CO के साथ हमने लिखा है NH3 का होल 5 और यहाँ पर हमने SO4 को अंदर लिखा है और Cl को क्या कर दिया बाहर। अब जब हम इन दोनों का आयनन करेंगे यानी आयनों में तोड़ेंगे तो देखिए आयनों में तोड़ने पर ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ नहीं टूटेगी, केवल ये SO4 अलग होगा। सभी को मालूम है कि SO4 पे होता है 2 माइनस, तो इसका मतलब जो ये मंडल बचा है, कौन सा मंडल हमारे पास बचा है CO, यहाँ बचा है NH3 का होल 5 Cl, इस पर आ जाएगा उसका विपरीत चार्ज, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस। अब इसी तरीके से अगर हम इस यौगिक को भी तोड़ते हैं तो ये जब टूटेगा तो आपको क्या देगा, यहाँ पर देगा CO NH3 का होल 5, यहाँ हो जाएगा SO4 और जो Cl है वो अलग हो जाएगा। Cl पे चूंकि माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो आप यहाँ पर देखो दोनों ही यौगिकों का अणुसूत्र समान था, दोनों में कोबाल्ट था, दोनों में NH3 था, दोनों में Cl था, दोनों में SO4 था। लेकिन जब हमने इसका आयनन किया तो इनसे प्राप्त आयन देखिए अलग अलग हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। तो इस प्रकार की समावयवता को हम आयनन समावयवता कहते हैं। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन आयनन पर इनके आयन भिन्न भिन्न मिलते हैं तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को हम आयनन समावयवता कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताया गया, मैंने पिछली बार Cl करके बताया था, यहाँ देखिए Br है। अब देखिए यहाँ पर ये टूटा है तो यहाँ पर ये टूटने पर चूंकि Br पे माइनस है तो यहाँ देखिए मंडल पे प्लस है, और दूसरी बार ये SO4 जब टूटेगा तो मंडल पे डबल प्लस आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों आयन एक जैसे नहीं हैं, इसका मतलब इनके आयनों में भिन्नता है, तो यह आयनन समावयवता है। दूसरी समावयवता बंधनी समावयवता क्या होती है, देखिए बंधनी समावयवता में आपको इसका इंग्लिश मालूम होना चाहिए, इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक यौगिक लिया कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के साथ मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड जुड़े हैं, मान लेते हैं ये कोबाल्ट 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जब ये कोबाल्ट 6 लिगेंड से घिरा है तो मान लेते हैं यहाँ पर NH3 था, यहाँ भी क्या था NH3 था, यहाँ भी NH3 है, यहाँ भी NH3 है, यहाँ पर NH3 है, और मान लेते हैं यहाँ पर NO2 है। ये पहला यौगिक हो गया। अब मैं एक और यौगिक इसी के जैसा बनाऊंगा जिसमें बीच में कोबाल्ट होगा, वो भी घिरा होगा 6 लिगेंड से ही, लेकिन अब आप देख के बताइए कि इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर हमने NH3 लिख दिया, यहाँ भी NH3 लिख दिया, यहाँ भी NH3 लिख दिया, यहाँ भी NH3 लिख दिया, और लास्ट में जो यहाँ पर NO2 है वहाँ पर हमने लिख दिया ONO। अब ध्यान दीजिए दोनों यौगिकों का अणुसूत्र लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये जो NO2 है वो नाइट्रोजन के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ा है और यहाँ पर NO2 में जो O है वो जुड़ा है कोबाल्ट से। तो यानी दोनों के दाता परमाणु यहाँ पर अलग अलग हैं, यानी दोनों के जुड़ने या लिंक करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधनी समावयवता कहते हैं। और ये तभी होता है जब आपके उस यौगिक में एक उभयदंती लिगेंड हो, यानी ऐसा लिगेंड जो 2 सिरों से जुड़ सकता हो। तो देखिए यहाँ पर बंधनी समावयवता की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है परंतु इनमें जो उभयदंती लिगेंड है वो भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के लिंकेज समावयवी कहलाते हैं या बंधनी समावयवी कहलाते हैं, और इस प्रकार की समावयवता को लिंकेज समावयवता या बंधनी समावयवता कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमने एग्जाम्पल भी बनाया है, इस एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर NO2 में नाइट्रोजन जुड़ रहा है जिसको मैंने रेड कलर से किया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जबकि दोनों ही लिगेंड NO2 ही कहलाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों के दाता परमाणु अलग अलग हैं, तो ये लिंक करने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए इसको लिंकेज समावयवी या बंधनी समावयवता भी कहते हैं। अब अगला आता है हेलोएल्केन में एक अणुनाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करना है, यानी SN1 का वर्णन करना है। तो देखिए इसके लिए हम आपको पहले ये बता देते हैं, आप पहले अपक्रिया ही समझिए, डिफिनीशन हम बाद में बताएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया है, इसको हम OH से क्रिया करा रहे हैं। अब जब हम OH से क्रिया करा रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो। नाभिक स्नेही का मतलब ऋणायन। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये X अलग हो जाए और X की जगह लेने कौन चला है, OH। तो देखिए हमने X को हटा के OH लगा दिया और X माइनस को अलग कर दिया है। अब इसकी क्रियाविधि क्या हुई, अगर वो आप समझ में आ गए तो परिभाषा खुद बना के इसकी लिख जाएंगे। देखिए इसकी क्रियाविधि 2 पदों में होती है।
ये जो आपको बड़ा सा अणु दिखाई दे रहा है, इसको आधार अणु कहते हैं। किसी भी अपक्रिया में जो बड़ा अणु होता है उसको आधार अणु कहते हैं, और जो छोटा अणु होता है उसको आक्रमणकारी कहते हैं। चूंकि उस पर माइनस है तो यानी ये नाभिक स्नेही है। अब इसकी अपक्रिया जब दो पदों में पूर्ण हुई है तो पहले पद में क्या होता है कि जो हमारा बड़ा अणु है यानी आधार अणु है, उसमें हैलोजन जो कि अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है वो बंध लेके भागेगा। तो इसलिए यक्स पर आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। जब भी कार्बन पर प्लस आता है तो इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। यानी पहले पद में कार्बोनियम आयन बनेगा, और जैसे ही कार्बोनियम आयन बनता है वैसे ही दूसरे पद में जो OH माइनस था वो आकर के अटैक कर देता है, और अटैक करके वो उत्पाद का निर्माण कर देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पद में चूंकि केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, और याद रखिएगा किसी भी अपक्रिया की क्रियाविधि के पहले पद में जितने अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया का वेग उतने ही अणुओं पर निर्भर करता है। चूंकि यहाँ एक अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा, यानी इस अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक। और वो अणु कौन सा है वो भी देख लीजिए, वो आपका आधार अणु है। तो देखिए यहाँ परिभाषा में उसी चीज़ की बात किया हुआ है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु पर निर्भर करेगा, और वो अणु कौन सा था, हमारा आधार अणु था जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। SN1 अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये जो 1 है ये अपक्रिया की कोटि बताता है, यानी अपक्रिया कितने अणु पे निर्भर कर रहा है, एक अणु पे तो 1 है। इन अपक्रियाओं की कोटि भी एक होती है, और इन अपक्रियाओं में देखिए जो उत्पाद है उस उत्पाद का जो विन्यास है यानी बंध लगने का तरीका हूबहू आधार अणु के समान होता है, और जितने भी तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो यही अपक्रिया दोहराते हैं। तो देखिए यहाँ लिखने का भी तरीका है, और इसकी क्रियाविधि मैंने आपको बता दी है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला दिया है अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन में राउल्ट के नियम की व्याख्या करनी है और इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है। ये कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए इसमें साफ ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई विलायक लिया, ये मान लीजिए वाष्पशील विलायक हमने लिया है, और मान लेते हैं कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब जो था वो P0 था। अब आपने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। सबको मालूम है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी होती है, यानी अब जो विलयन बनेगा, विलायक में आपने विलेय मिला दिया तो विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। और मान लेते हैं विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। तो राउल्ट ने एक नियम दिया हुआ था कि वाष्प दाब में जो कमी होती है आपेक्षिक अवनमन होता है। आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाकर पुनः भाग कर दीजिएगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और यह बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के। अब विलेय के मोल प्रभाज को हम लिखते किससे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से। यहाँ स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। यही राउल्ट का नियम है। तो देखिए यहाँ पर बात वही कहा गया कि स्थिर ताप पर जब आप किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होता है। राउल्ट के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। फिर इसी चीज़ को माना गया है कि माना स्थिर ताप पर कोई शुद्ध वाष्पशील विलायक था, उसका वाष्प दाब हमने P0 माना है, और जब आप इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब PS होगा। और विलयन में मान लेते हैं कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल एन और कैपिटल एन है, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था। तो राउल्ट ये कह रहे हैं कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकाला जाता है अभी मैंने बताया था, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज निकाला कैसे जाता है, अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना तो विलेय के मोल को ऊपर लिखिए और उसको भाग कर दीजिए कुल मोलों की संख्या से, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वहाँ दिया इस प्रश्न में एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। एथेनॉल मतलब होता है एथिल अल्कोहल। तो देखिए जब आप एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, जिसको अगर मैं संरचना के जरिए बताऊँ तो ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल। अब इस एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आपको करना यह है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस एथिल अल्कोहल को 160 से 170 डिग्री तापमान पे गर्म करना है। तो यहाँ से देखिए जल का अणु निकल जाएगा, आप इसको चाहें तो अलग कर दीजिए। और आपके पास अब बचा क्या, देखिए पहले वाले कार्बन के पास बचे हैं केवल 2 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन के पास भी बचे हैं 2 हाइड्रोजन, और यानी अब दोनों ही कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है, जिसके लिए 2 बंध की आवश्यकता है। तो ये अपने बीच डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यानी आप एथेनॉल का जब भी निर्जलीकरण करेंगे तो आपको एल्कीन या एथिलीन मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए इस प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है
कि जब आप चाहें तो एल्कोहल की जगह नाम लिख दीजिएगा एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस एल्कोहल से जल का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए उसी अपक्रिया को जो मैंने बताया था कि जल कैसे निकलेगा वो निकाला है और यहाँ पर एल्कीन बन गया है। अब ये अपक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है, चलिए तीनों पद को देखते हैं। तो पहला पद होता है इसमें प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण। इसको ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर क्रियाविधि में पहला पद होता है प्रथम पद या प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण। अब ये क्या है, देखिए आपने उस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे पहले टूट करके या आयनित होकर के आपको H+ देगा यानी प्रोटॉन देगा, और जो प्रोटॉन ये देगा वही प्रोटॉन देखिए यहाँ पर एल्कोहल पर आक्रमण करता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है, चूंकि ऑक्सीजन के वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने बंध अभी 2 ही बनाए हैं, एक बंध ये और एक बंध ये। तो इसका साफ मतलब है कि अभी ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखिए वो आपको चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो H+ चूंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही ही, तो वो जहाँ इलेक्ट्रॉन देखेगा वहाँ आक्रमण करेगा। अब ये जुड़ा कैसे, आप उसको केवल देख लीजिए। इसको मैं साइड में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर OH के साथ H कैसे जुड़ेगा वो मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, जो यहाँ पर ये है, इस चीज़ को मैंने अलग बता दिया। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। और इससे जुड़ने के लिए जब H+ आएगा तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन उठा करके हाइड्रोजन को दे देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अभी हाइड्रोजन के पास चला गया। किसका इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। अब होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने हाइड्रोजन को दिया, ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाते समय चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है तो ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आएगा, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो हाइड्रोजन पे माइनस आएगा, और उस पर पहले से प्लस आवेश था तो ये आवेश निरस्त हो जाएगा। यानी अब हाइड्रोजन पे कोई आवेश नहीं है और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश है। तो देखिए जो चीज़ मैंने यहाँ बनाया है वही चीज़ आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी प्रोटॉन एल्कोहल में जुड़ चुका है, और जब एल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ जाता है तो बनता है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। तो इस प्रकार से पहले पद में प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बन जाएगा। प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बनने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में देखते हैं। देखिए जो पहले स्टेप में बना हुआ ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल है, अगर आप ध्यान दीजिए तो वहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है। चूँकि ऑक्सीजन आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वो अपने ऊपर ऋण धारण कर सकता है, धन धारण नहीं कर सकता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये ऑक्सीजन तुरंत इस बंध को तोड़ेगा, जो बंध कार्बन ऑक्सीजन के बीच में था। अब इससे क्या होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन ने बंध खींचा तो उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन पर पहले से प्लस चार्ज था तो दोनों का परिणामी 0 हो जाएगा। यानी अब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है और ये क्या बन के निकल गया, ये बन के निकल जाएगा H2O। तो देखिए यहाँ पे हमने H2O निकाल दिया है, और H2O के निकलने के बाद ये देखिए जो CH3 था वो यहाँ लिख दिया गया है, ये जो CH2 था वो लिख दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कार्बन पर जो प्लस चार्ज था वो यहाँ पर निर्देशित किया दिया है। अब ये कार्बोनियम आयन हो गया। ठीक है, अब कार्बोनियम आयन जब बन गया तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में ये होता है कि जो कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है इसके जो बगल वाला कार्बन, यानी ये जो धनावेशित कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन, ये करता ये है कि हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देगा। अब आपने हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगाया है, जबकि इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। आपने हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा दिया, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस। और इस बंध को घुमा के अगर यहाँ कर दिया जाएगा तो देखिए इस कार्बन के फिर से अभी जो 3 बंध हैं फिर 4 बंध हो जाएंगे, वो फिर से उदासीन हो जाएगा और हमारा उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है फेलिंग विलियन और शिव अपकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता करनी है। तो देखिए आपको मालूम है, अगर हम बात करते हैं फेलिंग विलियन का, तो फेलिंग विलियन करता क्या है, ये जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड है, अगर फेलिंग विलियन से क्रिया करता है, फेलिंग विलियन मतलब वहाँ CuO जो आता है उससे क्रिया करता है, तो आपका एल्डिहाइड बदल जाता है अम्ल में, यानी आपका एल्डिहाइड बदल जाता है RCOOH में, और ये आपका फेलिंग विलियन ये क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित हो जाता है। अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कॉपर है तो आप यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जितने एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग विलियन से क्रिया करके अपने आप को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं और फेलिंग विलियन को अपचयित कर देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में। जबकि कोई भी कीटोन, अगर आप कोई भी कीटोन लेते हैं, RCOR लेते हैं, तो वह फेलिंग विलियन के साथ कभी कोई क्रिया नहीं करता है। तो देखिए पहला पॉइंट यही बताया गया है कि फेलिंग विलियन जो होता है
वो एल्डिहाइडों को संगत अम्लों में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपने एल्डिहाइड HCHO लिया है तो देखिए CHO की जगह पर यहाँ COOH बना है। CH3CHO लेंगे तो यहाँ देखिए फिर अम्ल बन जाएगा और आपका CuO अपचयित हो जाता है Cu2O में। ठीक है, लेकिन कोई भी कीटोन ये क्रिया नहीं करता है। इसी के साथ साथ अगर आप शिफ अपकर्मक की बात करेंगे तो देखिए जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो शिफ अपकर्मक जैसे उसमें मिलाएंगे वो गुलाबी रंग उत्पन्न करेंगे, जबकि कोई भी कीटोन शिफ अपकर्मक से क्रिया नहीं करता है। इस आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन में हम भिन्नता कर सकते हैं। आते अगले प्रश्न पे, वहाँ दिया कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद करिए। तो देखिए होता क्या है, अगर आप जानिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप देखिए तो इसकी संरचना में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए, ये ग्लूकोज है जिसका सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, ये ग्लूकोज का सूत्र है, बगल में मैं फ्रक्टोज का भी सूत्र लिख दे रहा हूँ, यानी क्या लिख दे रहा हूँ, CH2OH, फिर मैं लिख रहा हूँ CO, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CH2OH। अगर आप ध्यान दीजिए दोनों में ही, चाहे ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें देखिए या तो एक एल्डिहाइड होगा या तो एक कीटोन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप OH देखिए तो 4 बार यहाँ OH है और एक बार यहाँ OH, यानी OH बहुत बार है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH वाले एल्डिहाइड होंगे या तो क्या होंगे, कीटोन होंगे। या अगर कोई ऐसा यौगिक है जो इनको उत्पन्न कर सकता है, वो सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या वे सभी यौगिक जो जल अपघटित होने पर इनको उत्पन्न कर सकते हैं। इनको मतलब किसको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को उत्पन्न कर सकते हैं। और जिनमें एक असम्मित कार्बन होता है। असम्मित कार्बन किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाली चारों चीज़ें अलग अलग हों, चारों समूह अलग अलग हों, उसको असम्मित कार्बन कहते हैं। तो अगर आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं या आप ऐसे यौगिक हैं जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे सकते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, अब दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करिए। तो देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद करने में सबसे पहला चीज़ उसकी संरचना को आप समझ लीजिए। अगर मैं ग्लूकोज की संरचना यहाँ बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पर बनेगा CHO, फिर आप लिखेंगे CHOH का होल 4 और यहाँ लिखेंगे CH2OH। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का सूत्र हम ऐसे लिखते हैं, जबकि फ्रक्टोज का अगर हम सूत्र लिखेंगे तो ये होता है CH2OH, फिर होता है CO, फिर होता है CHOH का होल थ्राइस और लास्ट में होता है CH2OH। अब यहाँ पर देखिए अंतर जो चीज़ें हैं, पहला अंतर ग्लूकोज में कौन है, एल्डिहाइड समूह है, देखिए CHO है, लेकिन फ्रक्टोज में कीटोन है, तो देखिए यहाँ फ्रक्टोज में कीटोन को बताया गया है। अब बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का। देखिए ये CH2OH, ये जो एल्कोहल है ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल हैं, केवल एक है, लेकिन फ्रक्टोज में देखें तो CH2OH यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये कौन सा एल्कोहल कहलाता है, ये द्वितीयक है, तो सॉरी यानी यहाँ 2 प्राथमिक एल्कोहल हैं, तो ये 2 प्राथमिक एल्कोहल की बात करता है। इसके सिवा ये जो एल्कोहल बच गए हैं CHOH, ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। ग्लूकोज में इनकी संख्या कितनी है, 4 है, तो देखिए इसमें 4 द्वितीयक एल्कोहल हैं, जबकि यहाँ पर देखिए तो फ्रक्टोज में इनकी संख्या 3 है, तो इसमें द्वितीयक एल्कोहल 3 होते हैं। बात करते हैं स्वाद की, तो ग्लूकोज आपको उतना मीठा नहीं लगेगा जितना मीठा फ्रक्टोज होता है। तो देखिए ग्लूकोज में लिखेंगे कि यह फ्रक्टोज की अपेक्षा कम मीठा होता है और फ्रक्टोज में लिख देंगे यह ग्लूकोज की अपेक्षा अधिक मीठा होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया हुआ है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 है, अगर उसको 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन का क्वथनांक की गणना करनी है। आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया और जल का क्वथनांक दिया है। तो सबसे पहले आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक की हम परिभाषा बताते हैं। होता यह है, अगर हम मोलल उन्नयन स्थिरांक को जानिए, इसको हम Kb से लिखते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, अगर आप किसी वाष्पशील विलायक का 1000 ग्राम ले लीजिए, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, और इसमें आप अवाष्पशील विलेय, कोई भी अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी है, नमक है, तो किसी भी अवाष्पशील विलेय का आप 1 मोल घोल दीजिए। ठीक है, अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि हो जाएगी वही उसका कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको हम Kb से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस परिभाषा को हमने लिखा हुआ भी है कि आप किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो भी उन्नयन या वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये सूत्र है जहाँ डेल्टा टीबी क्या है, ये है क्वथनांक में उन्नयन, यम क्या है, विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है विलायक का भार ग्राम में, और स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का ग्राम में भार। यहाँ पर देखिए सारे सिंबल को आपको बताया भी गया है कि डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक की वृद्धि है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है लेकिन ग्राम में होना चाहिए, और यम है विलेय का अणुभार। आप अणुभार की जगह पे चाहें तो मोलर द्रव्यमान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, चाहे आप इसको केल्विन मोलर इन्वर्स लिखिए या डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इन्वर्स लिखिए या केल्विन किलोग्राम मोलर इन्वर्स लिखिए। अब इसी में एक प्रश्न और दिया है न्यूमेरिकल वाला, वो दिया है कि अगर हम 0.6 ग्राम यूरिया लें और इसको 100 ग्राम जल में घोल दें, तो चूंकि यूरिया विलेय है, इसका भार कितना दिया है 0.6 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान दिया है, चूंकि विलेय का मोलर द्रव्यमान है तो सूत्र में विलेय के मोलर द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं, वो आपको 60 दिया है। जल का भार दिया है, जल यानी कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार दिया कितना 100 ग्राम दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है। जलीय विलयन के क्वथनांक का मतलब होता है कि हमको यहाँ पर टीबी की गणना करनी, कि टीबी कैसे निकलेगा। चलिए, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर Kb दिया है, कितना दिया है 0.052 करके, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, ये 0.52 ही था, 0.52 करके था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे तो Kb बराबर आ जाएगा 0.52 दिया है। और आपको जल का क्वथनांक दिया है, चूंकि जल शुद्ध जल का क्वथनांक दिया है, शुद्ध जल के क्वथनांक को हम लिखते हैं TB नॉट से। ठीक है, तो TB नॉट आपका दिया है 373.15 केल्विन। अब ये लगेगा कैसे, तो देखिए आसान सा है, आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है। अब अगर आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है तो आप मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है Kb बराबर, यहाँ होता है डेल्टा TB इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। अब इस सूत्र को लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हमने दिया है कि आपको देखिए यूरिया का भार दिया है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान दिया है, विलायक का भार दिया है, Kb दिया है, शुद्ध जल का क्वथनांक दिया और हमसे विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमने Kb का सूत्र लगा दिया। ये सूत्र वही है जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था। इस सूत्र में देखिए सब कुछ दिया, आपको स्मॉल एम का मान पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है, स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, और जब आप ये करेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा TB का मान निकल जाएगा। जब डेल्टा TB का मान निकल गया, वो कितना आया है 0.052 केल्विन आया हुआ है। डेल्टा TB का मान निकलने के बाद क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है यहाँ पर TB माइनस TB नॉट, यानी ये विलयन का क्वथनांक है और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, तो डेल्टा TB का मान यहाँ पर आया है 0.052। TB का मान निकालना है, माइनस TB नॉट, देखिए प्रश्न में दिया था शुद्ध जल का क्वथनांक दिया था कितना 373.15। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से TB यानी विलयन का क्वथनांक निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर विलयन का क्वथनांक आपको लगा करके दिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत तथानिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर को लिखना है। तो देखिए विद्युत तथानिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल दोनों में बहुत अंतर है। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या करना होता है, आपको विद्युत देना पड़ता है तभी रासायनिक क्रिया होती है, यानी इस सेल में हम वैद्युत ऊर्जा देते हैं, रासायनिक क्रिया होगी, और रासायनिक क्रिया से कौन सी ऊर्जा मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा। इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में। जबकि गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, उसमें रासायनिक क्रिया अपने आप होती है, रासायनिक ऊर्जा अपने आप निकलती है और वह ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत अपघटनीय सेल में हमारा जो निगेटिव प्लेट होता है वो कैथोड होता है, इसमें निगेटिव प्लेट हमारा एनोड होगा। इसमें पॉजिटिव प्लेट यानी धन ध्रुव एनोड होता है, इसमें धन प्लेट जो हमारी होती है वो कैथोड होती है। साथ ही साथ विद्युत अपघटनीय सेल में हमको लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अगर आपने डेनियल सेल और विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ा होगा तो जो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, इसमें हमको लवण सेतु की जरूरत पड़ती है, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में कभी भी हमको लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि एक विलयन में कितने, एक विलयन में 2 इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डुबोए गए होते हैं। तो देखिए लिखा है इस सेल में विलयन और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में आपको 2 विलयन लेना पड़ता है और 2 अलग अलग इलेक्ट्रोडों को भी लेना पड़ता है। ठीक है, अब इस सेल में आयन क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में
आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं, एनोड पर मुक्त नहीं होते हैं। तो ये अंतर है। साथ ही साथ कह रहा है कि कोलराउश के नियम का आपको उल्लेख करना है और इसका अनुप्रयोग भी बताना है। चूँकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। तो कोलराउश का नियम क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक विलयन लिया है, एक वैद्युत अपघट्य लिया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 लिया है। अब आपको क्या करना है कि आप अनंत तन्यता ले लीजिए, यानी इतना ज़्यादा मात्रा में पानी ले लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड जो है पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। अगर ये वियोजित होगा तो आपको कौन कौन से आयन देगा, एक देगा Ca++ और साथ ही साथ 2 Cl- देगा। ठीक है, जब ये पूर्ण रूप से यानी जितना इसको टूटना था ये टूट चुका है अनंत तन्यता पर, तो कोलराउश का ये कहना है कि आपको उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी हो। मोलर चालकता को किस लिखते हैं, λm से, वो भी तब जब तन्यता कितनी है, अनंत। और किसकी मोलर चालकता यहाँ हम निकाल रहे हैं, CaCl2 की। तो कोलराउश का ये कहना है कि अनंत तन्यता पर किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता उसके आयनों की चालकता के योगफल के बराबर होती है। तो ये कौन कौन सा आयन दिया है, एक कैल्शियम आयन दिया है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, λm इनफाइनाइट निकालेंगे किसका, कैल्शियम आयन का, यानी कैल्शियम आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। और साथ ही साथ आप इसमें जोड़ देंगे किसको, λm इनफाइनाइट, किसको, Cl- की जो भी चालकता है। चूँकि Cl 2 बार मिला है, आप यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए कोलराउश के नियम में इस चीज़ को बताया भी गया है कि अनंत तन्यता पर यानी शून्य सांद्रता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने CaCl2 लिया है, तो CaCl2 की अनंत तन्यता पर अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है तो मोलर चालकता याद रखिएगा, पूरे पदार्थ की मोलर चालकता को इस वाले लैम्डा से लिखते हैं, जिसको आप उल्टा भी समझ लीजिएगा। उल्टा भी से तो देखिए यहाँ पर CaCl2 की अगर मोलर चालकता निकालनी है तो हमने इसके कैल्शियम आयन की और क्लोराइड आयन की चालकता को जोड़ा है। आयनों की चालकता के लिए हम ये वाला लैम्डा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कोलराउश नियम का अनुप्रयोग क्या है, तो देखिए अगर आपको अनंत तन्यता पर उसकी मोलर चालकता मिल जाए ना, तो आप उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी निकाल सकते हैं, आयनन की मात्रा को भी निकाल सकते हैं और आयनन स्थिरांक को भी निकाल सकते हैं। चूंकि यह प्रश्न केवल 3 नंबर का है तो इसलिए आप इसको बहुत डिटेल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। वहां दिया है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। तो चलिए पहले आणविकता देखते क्या है। आणविकता का मतलब होता है जैसे हम मान लीजिए कोई अभिक्रिया ले रहे हैं जहां A और B मिलकर C बना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने क्रियाकारी के अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं वही इसकी आणविकता है। क्योंकि यहाँ 2 अणु भाग ले रहे हैं तो यानी इसकी आणविकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ परिभाषा में भी मेंशन किया गया है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी के अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे पहले वाले क्रिया में देखिए यहाँ पर PCl5 यानी क्रियाकारी का एक अणु भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु यानी कुल 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 है। और यहाँ देखिए SO2 का 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु यानी कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता कितनी है, 3 है। अब क्रिया की कोटि क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। अपक्रिया की कोटि क्या है कि मान लेते हैं अगर हमने कोई अपक्रिया लिया है, जैसे हमने लिया है A+B और यहाँ से C बना है। अब किसी अपक्रिया की कोटि उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या होती है जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, यानी जिसका सांद्रण बदलता हो। जैसे मान लीजिए कि क्रिया के दौरान केवल A का सांद्रण बदल रहा है, B का सांद्रण नहीं बदल रहा है, तो केवल A ही अपक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा, तो इस अपक्रिया की कोटि 1 होगी। अगर A के साथ साथ मान लीजिए B का भी सांद्रण बदला है तो अपक्रिया का वेग ये दोनों निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही कोटि के रूप में गिने जाएंगे, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन याद रखिएगा कोटि प्रयोग करके ही निकाले जाते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते आप। तो यहाँ अपक्रिया की कोटि की परिभाषा भी देखिए दिया हुआ है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन क्रियाकारी पदार्थों या उन अणुओं की संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करेंगे और जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए H2+Cl2 तीर के ऊपर Hν यानी सूर्य का प्रकाश लिखा है, इस अपक्रिया की कोटि 0 होती है। दूसरी अपक्रिया में यहाँ देखिए, याद रखिएगा किसी अपक्रिया में अगर जल है तो जल को कभी कोटि के रूप में नहीं गिनते हैं, तो यहाँ पे केवल एक अणु ही अपक्रिया के कोटि के रूप में गिना जाएगा, तो यहाँ कोटि 1 है। और यहाँ पर भी देखिए जल को अगर आप नहीं गिने तो यहाँ भी इस पदार्थ का एक ही अणु है, तो इस अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। अब साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न दिया था कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक को समाकलित समीकरण भी चाहिए आपको। तो देखिए समाकलित समीकरण कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम कोटि की अपक्रिया होती क्या है, हम उसको बताएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिनकी कोटि 1 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। अगर अपक्रिया की कोटि 2 होती तो 2 घात पर निर्भर करता है। ऐसी अपक्रियाओं को प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं।
अब इसका समाकलित समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमने एक समीकरण माना है कि ये अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रारंभ में इसकी सांद्रता A है और उत्पाद कितना है? 0 है। T समय के बाद हम मान लेते हैं कि A में से थोड़ा सा हिस्सा उत्पाद में बदल गया, उस हिस्से को हमने x माना है, तो यहाँ पर A माइनस एक्स हो गया और यहाँ पर उत्पाद कितना बना है? x बना है। फिर हम मानते हैं कि यदि इस अपक्रिया का वेग dx/dt है तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर आप ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ देखिए बराबर लाएंगे और एक स्थिरांक लाएंगे। अब यहाँ पर ये जो A है बड़े ब्रैकेट में यानी A की सांद्रता है। अब A की सांद्रता कितनी है? अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ A की सांद्रता A माइनस एक्स है, तो मैंने इस A की जगह पर उसकी सांद्रता का मान रख दिया है, A माइनस एक्स है। फिर यहाँ पर हम A माइनस एक्स को भेजेंगे dt की जगह और dt को बुला लेंगे A माइनस एक्स की जगह। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स बराबर k dt। यहाँ तक हो गया। अब आप इस समीकरण का समाकलन करेंगे। जब आप इस समीकरण का समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ समाकलन का चिन्ह आ गया है। समाकलन में एक चीज़ का याद रखिएगा, जो स्थिरांक होता है स्थिरांकों का समाकलन नहीं होता है, इसलिए उसको देखिए हमने पहले से ही बाहर किया है। अब जब आप dx अपॉन A माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग ई A माइनस एक्स। ये लॉग ई क्या है? लॉग ई को नेचुरल लॉग ln भी कहते हैं और अगर आप चाहेंगे तो इसको लॉग ई भी मान सकते हैं। ठीक है, ये लॉग ई है जिसको लॉग बेस 10 में अगर बदलना होगा तो याद रखिएगा लॉग ई बराबर होता है 2.303 और यहाँ पे लॉग का बेस क्या हो जाता है? 10 होता है। तो फिलहाल अभी आप जानिएगा कि लॉग ई यहाँ पर ये नेचुरल लॉग है। यह माइनस चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि आपका A माइनस एक्स नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। K का तो K ही रहेगा और dt का समाकलन करने पे आपको t मिलता है। समाकलन पूर्ण होने पे हम यहाँ एक स्थिरांक लाएंगे c, जिसको हम समाकलन स्थिरांक कहेंगे। कुछ बुकों में इसको i से भी माना जाता है। अब फिर वही चीज़ याद रखिएगा कि हम ये मानेंगे कि यदि t बराबर 0 हो, यानी अगर t 0 हो, समय शुरू ही नहीं हुआ है, तो आप बताइए तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा? x क्या है? x वह मात्रा है जो क्रियाकारी में से अलग होकर उत्पाद बनी है। t 0 है यानी अब क्रिया शुरू ही नहीं हुआ तो उत्पाद भी 0 बनेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए अगले पद में हमने यही माना है कि यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर भी कितने हो जाएगा? 0। अब इसी दोनों मान को ले जाके इस समीकरण में रख दीजिए तो आपका x भी हो जाएगा 0 और t भी कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पर हमने मान रखते समय इसको भी 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए c का मान आ जाएगा माइनस लॉग ई ए। अब ये जो c का मान आपको मिला है ना, ये c का मान ले जा करके आपको इसी समीकरण में यहाँ पर रख देना है। अगर इस समीकरण में रखेंगे तो देखिए माइनस लॉग ई A माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। KT वो भी अपनी जगह आ गया है और c की जगह पे देखिए हमने लिख दिया माइनस लॉग ई ए, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस लॉग ई ए करके। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से KT बराबर क्या होगा? तो ये देखिए ये जो आपका माइनस लॉग ई ए है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चूँकि ये प्लस है यहाँ पर KT के साथ, सॉरी, अब यहाँ पर जब हम यहाँ KT बराबर निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो देखिए इसको पहले लिखेंगे और ये जो माइनस लॉग ई A माइनस एक्स है इसको हमने पीछे लिख दिया है। अब रूल ये होता है लॉग A बाई बी, अगर यहाँ पर आप पढ़े होंगे तो लॉग A माइनस लॉग B बराबर होता है लॉग A बाई बी करके, यानी जो पद पहले है वो ऊपर लिखो, जो पद बाद में है वो नीचे जाएगा। तो देखिए ये पद पहले है लॉग के साथ a, तो देखिए a को हमने ऊपर लिखा है और जो a माइनस एक्स है ये देखिए चला गया है नीचे। अब आप log e को अगर log बेस 10 में बदलेंगे, मैंने बताया था log e को अगर आप log बेस 10 में बदलते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है, तो log e की जगह पे 2.303 log 10 लिखेंगे और बाद में ये जो t यहाँ पर है इस t को आप अगर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर हमारा ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा और इसका मात्रक हमेशा समय का इन्वर्स होता है। अगर समय सेकंड में है तो सेकंड इन्वर्स, मिनट में है तो मिनट इन्वर्स लिखिएगा। अब अगला दिया है कि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय क्यों होता है? तो देखिए होता क्या है कि जब हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो होता है लैंथेनम का आकार बड़ा होता है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के चलते ल्यूटेशियम का आकार छोटा होगा।
अगर आकार छोटा हुआ तो इनके आयनों का आकार भी छोटा होगा, यानी अगर लैंथेनम पे 3+ है और ल्यूटेशियम पे 3+ है तो ल्यूटेशियम ट्रिपल+ का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब इस छोटे आकार से ये होता है कि जब ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा अपना, तो इसमें जो भी ल्यूटेशियम के साथ बंध बनेगा OH का, Lu के साथ देखिए OH 3 बंध बनाया है, इन बंधों में आकार छोटा होने के चलते सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा, जबकि इसका आकार बड़ा है तो इसके अंदर आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा। अब आयनिक लक्षण ज़्यादा है अगर लैंथेनम के अंदर, तो वो जल्दी से आयनित होगा और OH जल्दी उत्पन्न करेगा, इसलिए ये अधिक क्षारीय है। जबकि यहाँ पर सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा हो जाता है और सहसंयोजी पदार्थ जल्दी आयनित नहीं होते हैं, इसलिए देर में OH उत्पन्न करेगा, इसलिए यह आपका अधिक क्षारीय नहीं माना जाएगा। तो देखिए आपको आंसर में भी इसी चीज़ को बताया गया है कि ल्यूटेशियम 3+ आयन का आकार 3+ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि OH 3 बार जुड़ा है। तो देखिए ल्यूटेशियम आयन का आकार La++ की अपेक्षा छोटा है, जिसके चलते ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो बंध है वो उसमें सहसंयोजक लक्षण अधिक होगा, जिसके कारण ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड सरलता से OH- मुक्त नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होगा और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय हो जाएगा। अब आता है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण और रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, संक्रमण तत्वों के आयन अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है संक्रमण तत्वों के आयन और यौगिकों में प्रायः अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षकों में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो याद रखिएगा कि वही संक्रमण तत्व जिनके आयन में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही रंग बना पाएंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगीन नहीं हो सकते, रंगहीन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कॉपर का, आमतौर पर अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d10, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉपर पे अगर मैं 1+ ले आऊँ, यानी कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10। अब अगर कॉपर पे मैं 1+ लाऊंगा तो कॉपर पे 1+ लाने का मतलब होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन खाली 4s से जाएगा, डी के 10 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो यानी 3d10 होगा। अब देखिए यहाँ डी पूर्ण रूप से भरा है तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, इसलिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाने के चलते रंगहीन होगा। लेकिन अगर मैं उसी कॉपर पे 2+ ला दूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3d9। अब 3d9 का अगर आप चित्र बनाते हैं तो देखिए डी में हमारे पास कक्षक कितने होते हैं, डी में हमारे पास कक्षक होते हैं 5। अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखूँ तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन रखने पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए लास्ट में हमारे पास अभी भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हमारा यहाँ रंग आएगा ही आएगा। तो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे संक्रमण तत्व जिनके आयनों में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं वो रंगीन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कॉपर डबल+ की बात करता हूँ जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 होता है, तो उसमें डी कक्षक भरे होने के कारण यह नीले रंग का होगा, जबकि 3d10 में पूर्ण भरे डी कक्षक होने के कारण यह सफ़ेद होगा, क्योंकि पूर्ण भरे डी कक्षक में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो समझ में आ गए हैं। इस पेपर के बाकी बचे हुए प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप बोर्ड की परीक्षाओं में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।